संभव स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एक ऐसी स्टील कंपनी जो अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रही है, अपने पीयर्स को बहुत मार्जिन से पछाड़ रही है। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे कैसे है क्वार्टर 2 के संभव स्टील के रिजल्ट। उसके साथ साथ देखेंगे क्या कंपनी ने कैपेक्स का प्लान यहां पे डिक्लेयर किया, उसके साथ साथ कैपेक्स में क्या क्या चेंजेस किए जो पॉजिटिव होने वाले हैं। उसके साथ साथ कंपनी में ईबिटा पर टन में जो गाइडेंस दिया था उसके बारे में चेंजेस क्या किए जो कि एक हमारे लिए निगेटिव है, ये जानना जरूरी है। उसके साथ साथ स्टॉक यहाँ पे क्यों गिर रहा है, उसके साथ साथ देखेंगे कि कंपनी में मार्जिन्स में किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं और कंपनी का फ्यूचर का प्लान क्या है जिससे कंपनी यहाँ पे जो है वो ग्रोथ दिखा सकती है। और इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो है अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, धंधा क्या है, करती क्या है कंपनी। तो उससे ही समझ में आएगा कि किस तरह के डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। चलिए देखते हैं। पहले तो क्या है ना, कंपनी यहाँ पे ऐसे जीआई पाइप्स या फिर ईआरडब्ल्यू पाइप्स वगैरह बनाती थी, लेकिन उसको क्या हुआ ना, अगर आपको कॉस्ट में कंट्रोल लाना है, आपको एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना जरूरत था, वो कंपनी ने किया। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, ईआरडब्ल्यू या स्पॉन्ज आयन, ये कंपनी ने चालू किया। उसके बाद में फिर उससे बनता है वो ब्लूम स्लैब, और उसके बाद में फिर एचआर कॉयल बनते हैं, और उससे फिर ये बाकी के जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि जीआई पाइप, स्टील डोर फ्रेम्स एंड सो ऑन। दोस्तों बिजनेस अच्छा होने से कुछ नहीं होता, उसका यहाँ पे इम्पैक्ट या फिर उसका कन्वर्जन रेवेन्यू भी होना चाहिए, ये देखना जरूरी है। संभव का वो हो रहा है क्या। चलिए क्वार्टर 2 के रिजल्ट में देखते हैं कैसा है रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टर 2 और H1 में। देखिए क्वार्टर 2 2025 की बात की जाए तो 316 करोड़ का रेवेन्यू वो अभी हुआ है अराउंड 580 करोड़, और यानी यहाँ पे 83% की फिनोमिनल जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। H1 वर्सेस H1 में देखा जाए तो यहाँ पे H1 2025 में जो कि 647 करोड़ का रेवेन्यू था वो हो चुका है अभी 1139 करोड़, यानी H1 वर्सेस H1 में 76% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, ईबिटा मार्जिन अगर देखेंगे ना तो ईबिटा मार्जिन जो है वो लास्ट ईयर कंपनी के थे 7.1 और ये अभी हुए हैं अराउंड 10.39। इसमें प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम आगे बात करें। ईबिटा मार्जिन्स यहाँ पे भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जो है ग्रो हुए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे यहाँ पे डिक्लाइन हुए, क्यों हुए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए H1 वर्सेस H1 की बात की जाए तो अराउंड 10.5 का जो ईबिटा मार्जिन्स था वो अराउंड 11.70 हुआ है, ये यहाँ पे ग्रोथ दिखाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे ईबिटा मार्जिन जा सकते हैं नियर टर्म और लॉन्ग टर्म में। उसके बाद में पैट की बात की जाए तो पैट जो ग्रो हुआ है कंपनी का, पैट देखिए किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी का ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे पैट की बात की जाए तो पैट देख सकते हैं कि जो पैट अराउंड 5.5 करोड़ का पैट था वो अभी 30 करोड़ हुआ है। इमेजिन इट, 30 करोड़ हुआ है, और ये ग्रोथ जो है वो अराउंड 446% की ग्रोथ है। बिकॉज ऑफ क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें ना तो कंपनी ने मैक्सिमम जो डेप्ट था ना, अपना डेप्ट जो है वो रीपे किया। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ईबिटा में 168% की ग्रोथ है, लेकिन अगर बॉटम लाइन में देखेंगे तो 446% की ग्रोथ है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, आईपीओ से जो पैसा आया था उससे उन्होंने डेप्ट जो है वो रीपेमेंट किया, और उसका ही इम्पैक्ट हमें यहाँ पे इंटरेस्ट का जो पैसा जाने वाला है उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संभव स्टील जो है वो अपना किस तरह का डेप जो है उन्होंने रीपे किया और उससे क्या इम्पैक्ट आया है उसके बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो इंटरेस्ट का पोर्शन जो था ना वो बहुत ज़्यादा था संभव का, जो कि पहले जो था अराउंड यहाँ पे इंटरेस्ट अगर देखेंगे 14 करोड़, 17 करोड़, 16 करोड़, और इस बार जस्ट ओनली 9 करोड़, यानी बहुत सारा डेप जो है वो उन्होंने रीपे किया, और उसका इम्पैक्ट उनको बॉटम लाइन में अच्छा खासा बेनिफिट मिला। अराउंड यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे जो उनका पैट बढ़ा है। उसके साथ साथ वो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 30 करोड़ का पैट जो है वो 63 करोड़ हुआ है H1 वर्सेस H1 में, यानी यहाँ पे ये भी पैट यहाँ पे डबल हुआ है। दोस्तों
ओवरऑल देखेंगे तो रिजल्ट रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ है, ईबिटा मार्जिन्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है ईबिटा मार्जिन्स, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। और पैट जो है फिनोमिनल जंप है, लेकिन ये पैट सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा पाएगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी और भी यहाँ पे कैपेक्स करने वाली है। उसके साथ साथ कंपनी का कैपेक्स फिर अगर डेप्ट अगर राइज करती है तो फिर भी यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। इन सभी के बारे में हम अभी इनसाइट लेने वाले हैं। तो चलिए कंपनी का अभी कैपेसिटी देखते हैं और उसके बाद में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं ना, ये देखना जरूरी है। चलिए दोस्तों कंपनी के कैपेक्स प्लान की बात की जाए तो अगले 4 से 5 साल कंपनी बहुत हेवीली कैपेक्स के बारे में सोच रही है। कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान अगर अगले 4-5 साल का देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5,08,000 मैट्रिक टन यहाँ पे कैपेसिटी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है कंपनी की। और कंपनी यहाँ पे देख रही है कि ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट है और क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद में अराउंड यहाँ पे 12 लाख टन तक हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल फिनिश गुड्स कैपेसिटी पोस्ट एक्सपेंशन अराउंड 17,08,000 टन तक कंपनी प्लान कर रही है अगले 4 to 5 ईयर्स में। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या है और नियर टर्म में कंपनी की कैपेसिटी किस तरह के किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं और उसका इंपैक्ट कंपनी के यहाँ पे P&L में क्या होने वाला है, मार्जिन में क्या होने वाला है, रेवेन्यू में क्या होने वाला है, उसके साथ साथ बॉटम लाइन में भी किस तरह का इंपैक्ट आ सकता है। चलिए यहाँ पे आप यहाँ पे पॉज करके सारी कैपेसिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो। क्यूमुलेटिव कैपेसिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे 16,98,000 कैपेसिटी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह का कैपेक्स प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कंपनी मैनेजमेंट में यहाँ पे फिलहाल डिस्क्लोज किया। देखिए पहले तो ये जो है ना 3,60,000 मैट्रिक टन पर एनम के यहाँ पे कैपेसिटी लाने वाले थे, उसमें 2 फेज थे। ये तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो वो ERW पाइप्स और GI पाइप्स का वो अराउंड 1,80,000 मैट्रिक टन पर आने वाला था और उसके साथ साथ स्टेनलेस स्टील का जो है वो 1,80,000 आने वाला था, दोनों मिला के 3,60,000। लेकिन मैनेजमेंट में क्या किया ना, इस टाइम कॉन में चेंज किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे हम 3,60,000 मैट्रिक टन पर एनम होल्डली यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की लेके आने वाले हैं। यानी यहाँ पे जो HR कॉइल हमें देखने को मिलती है उसका कुछ पोर्शन और एक पोर्शन है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए उसमें जो 3,60,000 टोटल आने वाले हैं ना, उसमें से 2,40,000 जो है वो HRAP के आने वाले हैं। मतलब क्या, पिकलिंग, एनालाइजिंग और हॉट रोल, मतलब हॉट रोल जो होते हैं HR कॉइल होते हैं उसको पिकल किया जाता है, मतलब क्लीनिंग किया जाता है, उसके साथ एनालाइजिंग किया जाता है और उसके बाद में वो प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील के लिए तैयार होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। उसके बाद में ये 2,40,000 के आने वाली है कैपेसिटी। और दूसरी कैपेसिटी जो आने वाली है CRB है, यानी उससे भी अगला एक प्रोसेस रहता है उनका, जिससे कि प्योरली यहाँ पे 304 220 या फिर ऐसे 200 और 300 की सीरीज़ के जो है वो स्टेनलेस स्टील के हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट, हायर ग्रेड वाले प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं। 2,40,000 उसमें से ही 1,20,000 जो है वो ये बनाई जाएगी, ये अलग से कैपेसिटी है। उसके अलग मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ओके, तो बचे हुए 1,20,000 जो है ना वो मार्केट में सेल करेंगे HRAP के, और उसमें से 1,20,000 हम क्या करेंगे आगे, उनका कहना है कि हम आगे प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि हम आगे उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जब यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन होगा। देखिए उनका कहना है कि Q4 2027 तक हम पूरा जो है वो यहाँ पे जो है वो कैपेसिटी जो है इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में उसका रियलाइजेशन कब होगा, उसका यूटिलाइजेशन कितना होगा, इसके बारे में जब मैनेजमेंट को पूछा गया तो मैनेजमेंट का कहना है कि विद इन 6 to 9 मंथ हम यहाँ पे 60 to 65% यूटिलाइजेशन उसके बारे में देख रहे हैं। मतलब इसका अगर 60 to 65% अगर यूटिलाइजेशन हो गया तो मैनेजमेंट का कहना है कि अराउंड 2,400 to 2,800 करोड़ तक हम यहाँ पे इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उनको पूछा गया कि क्या आपने उसको प्लानिंग किया हुआ है, तो कंपनी का कहना है हाँ, हमारे पास अभी 15 मंथ है जो कि हम यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाली है उसकी प्राइस की रियलाइजेशन क्या होने वाली है। रियलाइजेशन मतलब ये होता है कि नॉर्मल एवरेज उसकी प्राइस क्या होने वाली है
पर टन के बारे में। यहाँ पे देखिए ERW जो उनके जो बेसिक प्रोडक्ट है ना उसकी अराउंड 50,000 तक यहाँ पे जो है वो प्राइस रहती है। और एस अगर जो प्रोडक्ट है उनका वो अराउंड 1,30,000 तक उसकी प्राइस रहती है। अभी अगर हायर ग्रेड में जब शिफ्ट हो जाएंगे नहीं तो उनका कहना है कि 304 उनका एक जो ग्रेड है उसका 1,85,000 तक यहाँ पे जो है वो प्राइस है। और 202 ग्रेड है उसका अगर देखें तो 1,25,000 तक यहाँ पे प्राइस है। मतलब यहाँ पे लोअर प्राइस से 50,000 से 1,25,000 और 1,85,000 प्राइस शिफ्ट होने वाला है अप टू द FY 2027 तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और अगले हम कह सकते हैं कि FY 2028 में ये यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अराउंड 60 to 65%। उससे रेवेन्यू आएगा 2,800 करोड़। ओके तो उसके बारे में हम अंत में देखेंगे कि किस टाइप का यहाँ पे रेवेन्यू बनता है फॉर द FY 2028 के बारे में। ये मोटा मोटी ये समझ में आया हमें कि यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन होने वाला है, प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे चेंज होने वाला है। ये दोनों चीज़ें जो है कंपनी का फेवर में है। उसके साथ साथ कंपनी का फोकस यहाँ पे कि हम कैसे हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो डेवलप कर सके। कंपनी ने अभी अगर 304 की बात की जाए तो कंपनी का कहना है हमने अक्टूबर में अराउंड 300 मैट्रिक टन सक्सेसफुली जो है हमने प्रोडक्शन चालू कर दिया। और सितंबर में और अक्टूबर मिला के अराउंड 1100 मैट्रिक टन जो है वो हमने प्रोडक्शन किया हुआ है। उसके साथ साथ हम आगे वाले भी 316 और आगे भी कुछ ग्रेड्स जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे जो है वो उस ग्रेड को यहाँ पे बनाएं। लेकिन कंपनी का कहना है कि जो हमने एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे R&D करके यहाँ पे सक्सेसफुली किया है उसको रैंप अप होने दीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे उसके बारे में सोचेंगे कि और भी वैल्यू एडेड जो ग्रेड्स है कैसे यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। उसके बाद में ये जो 3,60,000 की कैपेसिटी उनकी आने वाली है वो उसको फंडिंग कैसे होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनी ने अभी IPO के फंड से यहाँ पे जो डेप्ट बहुत सारा रिपे किया और जो फाइनेंशियल कॉस्ट है 46% कम हो गई। उसके बाद से हमने देखा कि 446% से यहाँ पे कंपनी का पैट ग्रो हुआ है, इवन दो रेवेन्यू और EBITDA इतना ग्रो नहीं हुआ। तो कंपनी का कहना है कि हम जो 935 करोड़ ये पूरे ये प्रोजेक्ट के लिए लगने वाले हैं तो उसमें से अराउंड यहाँ पे अराउंड 600 करोड़ जो है वो डेप लेने वाले हैं। यानी यहाँ पे जो डेप ले सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी डेप टू इक्विटी कम हो गया है कंपनी का। और 335 करोड़ हम यहाँ पे इंटरनल एक्रोल से करेंगे। आउट ऑफ दैट 335 करोड़ हम यहाँ पे अराउंड 200 करोड़ तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। मतलब सभी चीज़ें ऑन ट्रैक जाती हुई दिख रही है, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद में और एक यहाँ पे जो है वो ग्रोथ लीवर होने वाला है कंपनी के लिए कि वो यहाँ पे अगर देखेंगे ना उसमें से जो 935 करोड़ है ना उसमें से अराउंड 125 करोड़ जो है वो कंपनी यहाँ पे पावर जनरेशन के लिए लगाने वाली है, यानी रिन्यूएबल पावर के लिए लगाने वाली है। और उससे अराउंड कंपनी का 25 मेगावाट का पावर जो है वो जनरेट होगा कंपनी का कहना है। और पर मेगावाट कंपनी को बेनिफिट मिलेगा अराउंड 2 करोड़ का। और यहाँ पे देखेंगे तो 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू मतलब पावर का जो कॉस्ट है उसका सेविंग यहाँ पे आ जाएगा। यानी EBITDA मार्जिन आपके और भी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है आफ्टर द यहाँ पे कैपेक्स के बारे में। यानी कंपनी का कहना है कि FY 2027 के एंड में या फिर FY 2028 के एंड में ही हमें इसका जो है 2 करोड़ का पर मंथ का बेनिफिट हमें मिल सकता है। ये एक लीवर होगा। उसके साथ साथ ये ग्रेड चेंज होने वाला है उसके भी ये लीवर हो गए। उसके साथ साथ 810 करोड़ यहाँ पे कैपेक्स के लिए लगने वाले 3,60,000 करोड़ मैट्रिक टन की कैपेसिटी जो रैंप अप होने वाली है। दोस्तों ये तो बातें सभी बहुत बढ़िया, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, ये सभी चीज़ें अगर सही जा रही है यहाँ पे कंपनी का P&L यानी Q2 के रिजल्ट अच्छे हैं, कॉन कॉल अच्छा है, लेकिन कॉन कॉल में एक बात यहाँ पे जो है वो गलत हो गई या फिर मैनेजमेंट की यहाँ पे कह सकते हैं कि वो बोलने में यहाँ पे जो है चूक हो गई। वो है EBITDA पर टन का यहाँ पे जो है उन्होंने दिया हुआ है गाइडेंस। क्या हुआ ना, क्या होता है ना, जब भी कोई कंपनी जो है ना नई लिस्टेड होती है उनको मैनेजमेंट को पता नहीं होता है किस तरह का गाइडेंस देना चाहिए, किस तरह का एग्रेसिव गाइडेंस देना चाहिए, कंजर्वेटिव गाइडेंस देना चाहिए, हम अचीव कितना कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए ना ये स्टील एक कमोडिटी है और उसके प्राइसेस जो है ना वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। और उसी वजह से देखेंगे ना, पहले तो EBITDA मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे। EBITDA मार्जिन्स देखिए, EBITDA मार्जिन्स अगर देखें ना तो कंपनी के EBITDA मार्जिन्स यहाँ पे डिक्लाइन हुए। हम यहाँ पे
कंपनी के ईबिटा मार्जिन देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे पहले थे और अभी कितने हुए हैं। तो हाँ, यहाँ पे H1 वर्सेस या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे हम। यहाँ पे Q2 में ईबिटा मार्जिन में क्या चेंजेस आए देखिए। ईबिटा मार्जिन जो लास्ट ईयर थे 7.1, जैसे कि हमने कहा उससे बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए ना 13.2 के ईबिटा मार्जिन यहाँ पे डिक्लाइन हुए 10.39। तो कंपनी का कहना है कि ये लास्ट जो है ना Q2 जो है ना उसमें बहुत रेनफॉल हुआ, उसके वजह से है ना अराउंड 2% का हमें जो है ना वो मार्जिन में डिक्लाइन हुआ। बिकॉज ऑफ जिस तरह से मॉइस्चर था ना, वो कोल और आयरन ओर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उसका हमें आउटपुट नहीं मिला, उसकी वजह से यहाँ पे ईबिटा मार्जिन जो है हमारे डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ईबिटा पर टन के बारे में बात करेंगे तो ईबिटा पर टन का कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम क्या होता है ना, कंपनी ने क्या बहुत एग्रेसिव गाइडेंस दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ईबिटा पर टन जो है हमारा 6,500 है, लेकिन हम यहाँ पे FY 2026 में यहाँ पे 9,000 to 9,500 तक लेके जाएंगे। अभी क्या हुआ, ईबिटा पर टन की बात की जाए तो ईबिटा पर टन जो है वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ईबिटा पर टन अराउंड 6,900 तक यहाँ पे हो चुका है, यानी गिर चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ईबिटा पर टन की बात की जाए तो 6,944 हो चुका है। गाइडेंस कितना दिया था 9,000 का, हुआ कितना है अराउंड यहाँ पे 7,000। और अभी इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट का जो पूछा गया है तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम यहाँ पे 7,000 to 8,000 के बीच में हम यहाँ पे चलेंगे। तो मतलब आपने गाइडेंस 9,000 का दिया और किया कितना 7,000, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे उतने ही रेंज है, यहाँ पे 7,000 जो है वो मेंटेनेबल है। मतलब गाइडेंस आपको जो है वो अचीव नहीं कर पाए, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आप यहाँ पे अगर स्टॉक देखोगे तो वो कॉन कॉल के बाद में यहाँ पे कंपनी का जो है वो डाउन होते दिख रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी जरूरी है कॉन कॉल में किस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है। जब तक यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा अच्छे से तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे संभव का स्टॉक जो है वो अच्छा करेगा। बिकॉज ऑफ बाकी की सभी चीज़ें जो है वो सही जा रही है, कंपनी का एग्जीक्यूशन सही जा रहा है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, लेकिन गाइडेंस में जो मार्केट ने को एक्सपेक्टेशन सेट किया था वो अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज द वन ऑफ द ग्रेट थ्रेट। दोस्तों अब अगर ईबिटा पर टन डिक्लाइन होने वाला है तो कंपनी के यहाँ पे जो है ईबिटा मार्जिन्स भी फिर से डिक्लाइन हो सकते हैं। तो कंपनी का और एक यहाँ पे देखिए, तो जब मैनेजमेंट को पूछा गया कि आप अगर ईबिटा मार्जिन्स जो है वो आपके डिक्लाइन हुए वो भी अराउंड 13% तक, तो क्या ये आप सस्टेन कर पाएंगे? तो कंपनी का कहना है कि मैनेजमेंट का कहना है कि होपफुली ये आपको पॉइंट जो है ना वो पकड़ना है। होपफुली वी विल मेंटेन दिस मार्जिन्स, मतलब क्या है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है। होपफुली बिकॉज ऑफ प्राइस आर फ्लक्चुएटिंग, फर्स्ट थिंग बिकॉज ऑफ ईबिटा पर टन इज डिक्लाइन एज यू आर गाइडेंस, एंड सो ये भी एक दर्शाता है कि मैनेजमेंट भी डाउटफुल है कि 13% के मार्जिन हम यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे क्या। तो इसलिए उनका कहना था कि यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि 13% का मार्जिन यहाँ पे जो है वो सस्टेन करें। ये Q3 में पता चलेगा किस तरह का डायरेक्शन में यहाँ पे जो है वो जा रहा है, ईबिटा पर टन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद में जब उनको पूछा गया ना, और एक बात यहाँ पे एक कॉन कॉल जो एनालिसिस थे उनको कहा कि जैसे देखिए 3,60,000 की कैपेसिटी है, 65% का यूटिलाइजेशन होगा, 2,40,000 मैट्रिक टन तक यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा मतलब, और उसके बाद में 2,000 to 2,800% करोड़ के यहाँ पे जो रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। तो जब उनको पूछा गया कि आप इतना एग्रेसिवली क्यों कह रहे हैं कि 6 to 9 मंथ में हमारा 70% यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, आप कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं ना। बिकॉज ऑफ क्या है ना, आपने अगर कम बोला और अच्छा किया तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा, लेकिन आपने ज़्यादा बोला और कम किया तो मार्केट उसको पनिश करेगा, लाइक एज अभी ईबिटा पर टन के बारे में यहाँ पे उन्होंने बात किया था। तो मैनेजमेंट का कहना है कि यस सर, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर इट। मतलब ये ध्यान देना जरूरी है, कोई भी मैनेजमेंट हो आपको ध्यान देना जरूरी है कि कंजर्वेटिव दो और लोअर प्रॉमिस करो और ओवर अचीव करो। बहुत सारे मैनेजमेंट क्या कहते हैं, ओवर प्रॉमिस करते हैं और लोअर अचीव करते हैं। ये जो है उस तरह से स्टॉक भी रिएक्ट करता है। सो ये भी हमें देखना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन्स की या फिर ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी किस डायरेक्शन में होने वाली है। देखिए ईबिटा पर टन गिरने वाला है, पॉसिबिलिटी है, या फिर ये कम रहने वाला है। मार्जिन्स यहाँ पे जो है वो कम रह सकते हैं।
फिर कंपनी यहाँ पे यूटिलाइजेशन अगर देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील का यूटिलाइजेशन अराउंड यहाँ पे जो है वो 86% है, 89% जो है वो गैल्वेनाइज का है, और एमएस का जो है वो 60 to 70% है, जो कि लोअर मार्जिन प्रोडक्ट है। यानी हायर मार्जिन प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन ऑलरेडी यहाँ पे जो है कंपनी कह रही है कि H1 में हम टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में 95% तक यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेके जाए। और नेक्स्ट कैपेसिटी कब आने वाली है उनकी, एट द Q4 2027 में। यानी अगर आप देखेंगे पूरा FY 2027 में उनके पास कैपेसिटी नहीं रहने वाली है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की। इसके वजह से क्या होगा, कंपनी के हायर मार्जिन और प्रोडक्ट में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ ना आने की वजह से यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी का मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। बिकॉज ऑफ एमएस का जो एमएस यानी जो सीआर है उसका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसका जो है वो बढ़ेगा नहीं, उसका प्रोडक्ट मिक्स फिर से चेंज हो जाएगा फॉर द FY 2026। लेकिन और एक उसमें एक ट्विस्ट है, देखिए जैसे कि कंपनी अभी 220 की ग्रेड बना रही थी, अभी 304 और 316 वगैरह हायर ग्रेड बनाने वाली है। उसका अगर प्रोडक्शन अच्छा रहा, उसका अगर वॉल्यूम अच्छा रहा, तो हो सकता है कि कंपैरेटिवली इसके मार्जिन जो है अच्छे रहे। बिकॉज जैसे कि हमने देखा 1,25,000 से 1,85,000 तक यहाँ पे जो उसका प्राइस रेंज है, उससे मार्जिन्स की जो है ट्रांजेक्टरी बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रैक करना होगा। ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे 316 और यन ग्रेड भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आगे लाने वाले हैं। लेकिन फर्दर हमें देखना होगा किस डायरेक्शन में कंपनी यहाँ पे जा रही है। दोस्तों 100 बातों की एक बात, अभी बात करते हैं कि कंपनी किस यहाँ पे FY 2026 में कहाँ तक जा सकती है। देखिए अगर बात की जाए ना अभी कंपनी की, तो FY 2025 में कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया था वो अगर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं FY 2025 में 1500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया था। तो कंपनी का कहना है कि FY 2028 में हम यहाँ पे अराउंड 4500 करोड़ का रेवेन्यू बनाएंगे। यानी 27-28 3 साल में हम यहाँ पे अराउंड 3 टाइम्स की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ EBITDA मार्जिन्स भी कंपनी के बढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने देखा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की जो ये आने वाली है वो पूरा स्टेनलेस स्टील ही रहने वाला है, हायर प्रोडक्ट वाले रहने वाले EBITDA मार्जिन्स। उसके साथ 50 करोड़ का जो मेगा जो उनका पावर प्लांट है उससे भी वो सेविंग हो जाएगी अराउंड 50 करोड़ पर ईयर की। उसके साथ साथ EBITDA मार्जिन 10 to 13% के रहने वाले हैं। उसके साथ साथ रेवेन्यू मिक्स जो रहने वाला है ना, तो उनका कहना है कि स्टेनलेस स्टील का रेवेन्यू मिक्स जो है वो 60 to 65% रहने वाला है। अभी अगर देखोगे तो जस्ट ओनली 60,000 करोड़ 60,000 मैट्रिक टन पर एनम जो है वो स्टेनलेस स्टील से है। तो ये भी दर्शाता है कि इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। और जीपी और ERW जो है वो जस्ट ओनली 35 to 40% रहने वाले हैं। फॉर द FY 2026-28 जो ये है लॉन्ग टर्म में जो विजन है वो इंटैक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर बना रहे बिकॉज ऑफ जिस तरह से यहाँ पे गाइडेंस मिस किया EBITDA पर टन, EBITDA मार्जिन्स का। उसके साथ साथ FY 2026 में मिक्स कैसा आता है वो भी देखना है, MS और उसके साथ साथ स्टेनलेस स्टील अगर हायर ग्रेड में 304 316 में अगर शिफ्ट होता है तो वो एक कंपनी के लिए लीवर होने वाला है कि यहाँ पे मार्जिन जो है वो एक्सपांड हो जाए। इसके लिए हम ट्रैक करते रहेंगे अगले क्वार्टर में भी। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।